Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering our regular two newspapers, the Tribune and the Hindu. So first of all, let us start with the Tribune. On the first page, satellite images show PLA build-up at Galwan. So People's Liberation Army of China ने डेस्पांग प्लेन्स जो कि बिल्कुल डीबीओ दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड के बिल्कुल पास पड़ता है, वहां पर कुछ नए स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने शुरू किए हैं। और ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है कि गलवान के फेस ऑफ के बाद जहां से एक कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है कि डी एस्केलेशन होगी, ये एक नया पॉइंट जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है जहां चाइना का बिल्डअप नजर आ रहा है। ये एक नई सैटेलाइट इमेजेस में से पता चला है। और ये जो रोड है और जो दौलत बेग ओल्डी है, इट इज वेरी नियर टू कराकोरम पास और सियाचिन के बिल्कुल वेस्टर्न साइड के ऊपर पड़ता है। और अगर चाइना इस रोड के ऊपर एक अपना वेंटेज पॉइंट बना लेता है तो द मूवमेंट ऑफ अवर ट्रूप्स इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। सो कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी एंड कीप मेकिंग नोट ऑफ दीज ऑल डेवलपमेंट्स। देन एमिड पैंडेमिक टॉक्स नोट ऑफ रैनकॉर, इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम तो चल रही है और डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का प्रोसेस जो है वो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के लेवल पर शुरू हुआ है। ट्रिब्यून के पेज नंबर 1 के ऊपर ये एक आई है न्यूज, इंटरेक्टिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द 15th मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर, इसको WMCC बोलते हैं। सॉ इंडिया कन्वे इट्स कंसर्न ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट्स टू ईस्टर्न लद्दाख। So the thing to note is what is this WMCC? WMCC जो है ये 2012 में एक हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया था जिनका काम था कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज एज वेल एज टू एक्सचेंज व्यूज ऑन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन दियर बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सोनल। सो WMCC हमेशा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां पर रेगुलर डिस्कशंस होती रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 1 के ऊपर विड्रॉ फार्म ऑर्डिनेंस, ये पंजाब की पार्टीज ने कहा है। हमारे राष्ट्रपति ने अभी रिसेंट पास्ट में 2 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे जिसमें APMCs एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज के बाहर भी किसान से बाइंग की जा सकती है और जो पैन कार्ड होल्डर एजेंट्स हैं इवन दे कैन बाय, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है और किसान जो हैं वो ज्यादा बेटर प्राइस पॉइंट पर और जल्दी से अपनी फसल को बेच पाएंगे। तो इसके लिए ये ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए थे। और साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अभी रिसेंटली मैंने आपको शायद कल के न्यूज एनालिसिस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया था। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर की जो जमीन है वो कॉन्फिस्केट ना हो, इसके लिए भी ऑर्डिनेंस इशू किया गया था। तो पंजाब की पार्टीज ने ये ऑब्जेक्ट किया है कि शायद इससे इट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑन द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, कि आपने स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन नहीं की और आपने स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन किए बिना इस ऑर्डिनेंस को जो है वो पास किया। तो इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया जाए। ट्रिब्यून के पेज नंबर 6 के ऊपर एक टाइटल है डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड, जिसमें अभी आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हाई कमीशन में स्ट्रेंथ को 50% करने का ऑर्डर दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में जो हमारा हाई कमीशन है वहां पर भी अपनी स्ट्रेंथ स्लैश करने की जो बात की है। और इसमें रेगुलरली जो हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से हमारे 2 जूनियर मेंबर्स को डिटेन किया गया, उनके साथ एट्रॉसिटीज हुई और बाद में इंडियन प्रेशर के तहत उनको छोड़ दिया गया, तो ये बेसिकली वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वायलेशन है। अब ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में आपको बता दूं, 1961 में ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो बनाई गई थी जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज और को मेंटेन करना और डिप्लोमैट्स को किस तरह की इम्यूनिटीज दी जाती हैं, उनकी कोर्जन ना हो, उनकी किसी तरह की हरासमेंट ना हो,
और उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज जो है वो दी जाती हैं। तो उसके साथ ये वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कंसर्न करती है। इस बार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ अब तक 192 कंट्रीज अप्रॉक्सीमेटली जो है वो जुड़ चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1961 के अंदर ये बॉडी जो है वो बनी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी एज फार एज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड आर कंसर्न। देन ट्रिब्यून के ही पेज नंबर 11 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। IMF प्रेडिक्ट्स डीपर रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमी टू श्रिंक 4.9%। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस रिसेशन? जब इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी शुरू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रिसेशन का फेज शुरू हो गया, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी इसके अंदर जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो घटती जाएगी और पूरी इकोनॉमी के अंदर एक स्टेलमेट आ सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमी जो है 4.9% के आसपास श्रिंक करेगी। ये ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल का जो रिपोर्ट आया उसके अंदर इन्होंने बताया है। और कोविड पैंडेमिक के जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस बार। और ये भी कहा गया है कि रिकवरीज इज प्रोजेक्टेड टू बी मोर ग्रेजुअल देन द प्रीवियस फोरकास्ट। इन 2021 ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 5.4%। तो ये 2021 का ग्रोथ फोरकास्ट यहां पर नोट कर सकते हैं। और जहां तक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मैंने आपको बता दिया कि 4.9% कंपेयर्ड विद 3% कंट्रैक्शन प्रेडिक्टेड इन अप्रैल में इन्होंने 3% की कॉन्ट्रैक्शन प्रेडिक्ट की थी, लेकिन अब 4.9% के आसपास जा रहा है। और 2021 में रिकवरी बात बता रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय 4.5%। और इन्होंने कहा है कि एक हिस्टोरिक लो की तरफ इंडियन इकोनॉमी जो है वो जा रही है। और 2021 में 6% ग्रोथ रेट के साथ बाउंस बैक करने की उम्मीद IMF की ये रिपोर्ट जो है वो बताती है। जहां तक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है जो कि IMF की सर्वेलेंस होती है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज। मेंबर कंट्रीज के अंदर सर्वेलेंस करते हैं ये लोग। और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर किस तरह की प्रोजेक्शंस हैं इसके बारे में ये रिपोर्ट जो है वो बेसिकली बताती है। और जो WEO जो ये रिपोर्ट है ये यूजुअली एक साल में 2 बार जो है वो बनाई जाती है। और बेसिकली इट इज एनालिसिस फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो रिस्क के बारे में बताना, अनसर्टेनिटीज के बारे में बताना, थ्रेटनिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बताना, उनकी रेजोल्यूशंस के बारे में बताना, एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताना। तो ये सब चीजें जो है वो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अंदर IMF बताता है। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स टू कम अंडर RBI सुपरविजन। अब अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर खास तौर पर रूरल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अर्बन सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर अभी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये ड्यूअल कंट्रोल में आते हैं, एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अब RBI की सुपरविजन जो है वो बढ़ाई जाएगी। ये फरवरी 2020 से ये प्रोसेस जो है वो सारा का सारा चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत चलता रहेगा, लेकिन ज्यादा जो सुपरविजन का काम है वो दे दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और इसके लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट किया जाएगा। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जब हमारी पार्लियामेंट का एक हाउस या दोनों हाउसेस सेशन में ना हो और हमने लॉ बनाना हो तो आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर ऑफ स्टेट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। और जो ऑर्डिनेंस होता है उसका प्रभाव वैसा ही होता है जैसे पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए एक लॉ के द्वारा होता है। हालांकि एक टेम्पररी लॉ होता है, बाद में जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है तो वो चाहे तो इसको एक नॉर्मल लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये हमारे यहाँ पर इसी खबर के अंदर बताया गया है कि लगभग 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और लगभग 8.6 करोड़ डिपॉजिटर्स का बेस है। उनकी मनी को सेफ रखना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। और हमारे यहां पर 2 इंपॉर्टेंट लॉ हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955। ये भी कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको ज्यादा ढंग से रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और
ताकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे बैंकिंग नेटवर्क के अंदर, और आपको बताया 8.6 करोड़ ग्राहक हैं इनके पास, तो इनको बचाकर रखना और इनको प्रमोट करना और कस्टमर के पैसे को सेफ रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का जो ओरिजिन है उसके पीछे एम ही यही था, प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स अमंग पीपल स्पेशली इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देन इसी पेज नंबर 11 के ऊपर 2% इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर मुद्रा योजना गेट्स नॉट। गवर्नमेंट ने 2% इंटरेस्ट सबवेंशन टू बोरोअर्स अंडर शिशु कैटेगरी ऑफ द फ्लैगशिप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इसमें जो है ये प्रधानमंत्री जहां मुद्रा योजना की हम बात करें तो इसमें पहली टर्म जानने वाली इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि इतना इंटरेस्ट जो है वो माफ कर दिया जाएगा। मुद्रा योजना का अगर मीनिंग ढूंढे तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसको मुद्रा बैंक कहा गया, और इसी में जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई। 2015 में इस योजना की जो है वो शुरुआत हुई थी। मुद्दा क्या था, एमएसएमई सेक्टर को जो है हमने ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड करना है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर हमारे यहाँ इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके अंदर हमारे देश की सबसे ज्यादा लेबर जो है वो काम करती है एज फार एज इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कंसर्न। और इसमें जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। शिशु, जिनको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, कोलेटरल फ्री किशोर, इनको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, और तरुण, जिनको 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। और हमारी सरकार की जो एलोकेशन रहती है कि जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसमें ये कहा गया है कि 40% पैसा शिशु, 35% पैसा किशोर और 25% पैसा जो है वो तरुण एमएसएमईज के अंदर जो है वो दिया जाए। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो इसीलिए लेकर आए हैं कि इस समय कोविड-19 की दिक्कत जो है वो चल रही है, और कोविड-19 की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाहती है कि ये जो यूनिट्स हैं ये सरवाइव कर पाएं, और इन्होंने जो ब्याज ले रखे हैं उसमें इनको किसी न किसी तरह से माफी देकर इनकी सर्वाइवल को जो है वो बढ़ाया जाए। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज को ये दिया जाता है। और ये जो लोन है कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज के थ्रू दिया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू मस्ट नो एज फार एज मुद्रा योजना इज कंसर्न। उसके बाद पेज नंबर 12 पर एक बिग डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ओपन स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स, ए गुड इनिशिएटिव। हम स्पेस इंडस्ट्री को एक नया रूप देना चाहते हैं। और यहां लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, ए मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। द न्यू एजेंसी विल प्रोवाइड ए लेवल प्लेइंग फील्ड टू द प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें हैंड होल्डिंग, प्रमोशन, guidance to the private industries in space activities through encouraging policies and a friendly regulatory environment. तो it will be a good development कि हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए, और हमारे यहां पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इतनी सारी इनोवेशन होती है उसका हम लोग फायदा उठाएं। एक नया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विल एंडेवर टू रीओरिएंट स्पेस एक्टिविटीज फ्रॉम ए सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू ए डिमांड ड्रिवन मॉडल, thereby ensuring optimum utilization of our space assets. तो इस तरफ सरकार जाना चाहती है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाया जाएगा, और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो प्रमोट करेगा स्पेस को एक कमर्शियल वेंचर की तरह। इसी तरह पेज नंबर 12 के ऊपर 15,000 करोड़ रुपया फॉर एनिमल हस्बेंड्री। द गवर्नमेंट टुडे अप्रूव्ड ₹50,000 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद एन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इंटरेस्ट पर सब्सिडी भी मिलेगी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर्स एंड एमएसएमईज इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इंक्लूडिंग डेयरी, मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट। और इससे 35 लाख जॉब्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, और इट्स ए गुड मूव। हमको बहुत तरह के नए नए सेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जॉब क्रिएशन के लिए। उसके बाद न्यू स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क इन 2021, हमारे पास नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक नई तरह का स्कूल करिकुलम मार्च 2021 तक रेडी हो जाएगा, जिसमें स्कूल टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू किया जाएगा, और उनके अंदर जो प्रेजेंट हमारे पास ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उनको जो है वो चेंज किया जाएगा। इंडियन इथोस, लाइफ स्किल्स, ये सब चीजें जो हैं वो बुक्स के अंदर डाली जाएंगी। तो
हिमाचल को अवार्ड मिला है जी। हिमाचल प्रदेश वाज एडजस्ट द थर्ड बेस्ट स्टेट आफ्टर गुजरात एंड आंध्र प्रदेश इन टीबी एलिमिनेशन इन 50 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी। In under 50 lakh population, award went to Tripura and Nagaland, and among UTs to Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diu। तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 says the country saw record high TB notifications in 2019। तो हमारे यहाँ पर टीबी नोटिफिकेशंस जो है वो ज्यादा बढ़ी हैं, और हालांकि इनमें से ज्यादातर केसेस को अंडर ट्रीटमेंट कर दिया गया, बट स्टिल टीबी का बढ़ना जो है इट्स नॉट ए गुड न्यूज। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रनिंग द डॉट्स प्रोग्राम, जिसके तहत टीबी की दवाई जो है वो सब पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो लेट स्टार्ट विद द हिंदू के फर्स्ट पेज के ऊपर, इंडिया मस्ट मूव आउट ऑफ गालवान एज यूजुअल। China is again saying that India has intruded Galwan and they must completely move out of the Galwan Valley। अभी आप लोग SKI ब्रिन ट्रेन के ऊपर, गालवान के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, इन सब पॉइंट्स के ऊपर एक वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा ताकि आप इस एरिया को समझ सकें अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट, RBI विल सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स। ये तो मैंने आपको ट्रिब्यून वाले सेक्शन के अंदर बता ही दिया, लेकिन हिंदू के भी फर्स्ट पेज के ऊपर सेम न्यूज है। उसके बाद देयर इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मर्जर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा चैनल्स इन फाइनल स्टेज। संसद टीवी जो है वो इसको बना दिया जाएगा, और लोकसभा टेलीविजन जो है ये 2006 में, और राज्यसभा टेलीविजन जो है ये 2011 में लॉन्च किया गया था। आपने देखा होगा कि हमारी संसद की जो कार्रवाई है लाइव इसके ऊपर आती है, और भी बहुत तरह के अच्छे डिबेट्स राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के ऊपर प्रसारित किए जाते हैं। तो इनको क्लब करके एक ही टीवी, संसद टीवी जो है वो बना दिया जाएगा। इसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, the attempt is to go beyond house proceedings and show the functioning of parliament and parliamentarians when the houses are not in session। तो और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मेथड से इन दोनों टीवीज को चलाया जाएगा आपस में जोड़। तो हिंदू के पेज नंबर 2 के ऊपर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कुछ आर्किटेक्ट्स, कुछ हिस्टोरियंस ने एक प्ली दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको ना ज्यादा छेड़छाड़ किया जाए, हमारे देश की ये हिस्टोरिकल धरोहर है। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आपको क्विकली मैं इसके बारे में बता देता हूं। जहां तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात है, इसका नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया था, जिसमें ट्राइएंगुलर एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी और एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक है, राजपथ का, उसको रिवैम्प किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो यहाँ पर हमारे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस है, जहां पर सारी ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, उसको म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या था कि जो पार्लियामेंट की अभी बिल्डिंग है उसकी जो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये जो करंट डिमांड है और फ्यूचर डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए इनएडिक्वेट है। और ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये अलग अलग ऑफिसर्स जो हैं ये स्प्रेड हैं अलग अलग लोकेशंस पर, जिसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जो है वो प्रॉब्लम आती है। कंजेशन और पॉल्यूशन की दिक्कत आती है वर्किंग के अंदर, और ज्यादातर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जहां तक अगर हम बात करें, ये जो टर्म आ रही है सेंट्रल विस्टा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल विस्टा? न्यू दिल्ली हाउसेस, इसमें द सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली हाउसेस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव्स। अब इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूं क्विकली। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज 5 जो है, उन्होंने, आपको पता होगा कि दिल्ली दरबार, ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया, और इसमें कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था, और इसी में कोरोनेशन हुई थी किंग जॉर्ज 5 की। और यहां पर एक नई सिटी बनानी थी, जिसकी जिम्मेदारी एडविन लुटियंस को दी गई, और हर्बर्ट बेकर जो कि एक साउथ अफ्रीकन आर्किटेक्ट थे, हर्बर्ट बेकर ने यूनियन बिल्डिंग्स एट प्रिटोरिया भी बनाई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। और पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग जो है इसको लुटियंस और बेकर ने मिलकर जो है वो डिजाइन किया। राष्ट्रपति भवन जो है उसको एडविन लुटियंस ने जो है वो डिजाइन किया, और जो सेक्रेटेरिएट है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अंदर, उनको हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तो अब इन बिल्डिंग्स को पुराना जो है वो बताया जा रहा है, और उनको रिकंस्ट्रक्ट करके फ्यूचर डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। पेज नंबर 5 के ऊपर एक टाइटल हेड है, सिग्नलिंग इंटेंट। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर हमारे लिए कुछ काम की न्यूज है। द सेंटर्स मूव विद द जेम पोर्टल, मैंने कल के न्यूज एनालिसिस में आपको बताया था, जिसमें इंडियनाइजेशन की बात हो रही है कि जो भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट्स होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, उसके अंदर इंडियन कंपोनेंट का होना ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर बताया गया कि हम किस तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहां पर एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल टर्म है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड टाइज। डू नोट दिस टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कहीं पर लिखेंगे आपको जहां पर ट्रेड वॉर्स की बात आती है तो यू कैन यूज दिस टर्म, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड टाइज, स्पेशली वन वेयर इंडियाज रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना नाउ एक्सटेंड बियॉन्ड स्मार्टफोन, लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टू हैवी मशीनरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इज ए डबल एज स्वॉर्ड कि इंडिया ड्रग मार्केट जो कि इस समय वर्ल्ड फार्मेसी के तौर पर डेवलप होने की कोशिश कर रही है, लेकिन 70% रिक्वायरमेंट बल्क ड्रग्स की और इंटरमीडिएट्स की अभी भी चाइना से पूरी होती है। तो सेंटिमेंटल अप्रोच जो है कि हम एंटी चाइना हो जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया विल हैव टू रीवैम्प इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन मूव अवे फ्रॉम चाइना एंड डेवलप इनटू आत्मनिर्भर भारत। इसी तरह पेज नंबर 7 के ऊपर एक और न्यूज है, बॉटम पर, द यूएस ट्रायल एट द हेग। हेग में जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और यूएसए ने रिसेंटली इस बॉडी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, क्योंकि हेग के कोर्ट के अंदर जो यूएस ट्रूप्स द्वारा अलेज्ड एट्रोसिटीज थी अफगानिस्तान में 2003 के फेज में, उनके उससे जुड़ा हुआ एक केस जो है वो चल रहा था। तो जून 11 को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास होता है विच डिक्रीज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएस पर्सोनल्स एज ए थ्रेट टू अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी, कि जो आईसीसी है वो इसके अंदर इंटरफियर ना करे, ये एक थ्रेट है अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट। और इन्होंने कहा था कि ये यूएसए की फ्रीडम के अंदर जो है वो एक तरह की इंटरफियरेंस है। द यूएस हैज ऑलवेज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज आईसीसी जुरिस्डिक्शन, वो नहीं मानते आईसीसी को ओवर यूएस पर्सोनल्स ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज नॉट पार्टी टू रोम स्टैट्यूट दैट अंडरपिन्स द कोर्ट। सो व्हाट इज दिस रोम स्टैट्यूट एंड व्हाट इज दिस आईसीसी, इसके बारे में आपको एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं दे देता हूं। हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ये होता है कि कोई टर्म अनअटेंडेड ना जाए, बिना मीनिंग के किसी भी टर्म को एब्जॉर्ब हमने नहीं करना है। ब्लाइंडली न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो हमेशा आप लूजिंग साइड पर रहेंगे, खासतौर पर जब हिंदू जैसा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम ए बॉदरेशन फॉर यू पीपल। इट इज बेटर कि आप जो है वो हिंदू के न्यूज़पेपर के अंदर दी गई टर्म्स की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को साथ साथ में लिखते जाएं। जहां तक रोम स्टैट्यूट की बात है, रोम इज ए प्लेस इन इटली, ये आप लोगों को पता ही होगा। और रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द ट्रीटी दैट एस्टैब्लिश्ड आईसीसी। ये रोम इटली में 1998 में अडॉप्ट हुई थी, फोर्स में आई 2002 में, और 123 पार्टीज जो हैं वो इसके साथ अब तक जुड़ चुकी हैं। तो हम ये समझें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पैदा करने वाली ट्रीटी जो है वो यही है। और आईसीसी जो है इनकी जो हम बात करें कि फंक्शनिंग की, तो इन्होंने 1 जुलाई 2002 को इन्होंने काम करना शुरू किया। अगर हम आईसीसी की बारे में बात करें, आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं व्हाट दिस आईसीसी इज। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है दैट सिट्स एट द हेग, नीदरलैंड्स। और आईसीसी हैज ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स एंड इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। तो it is a complementary system to the national judicial system of a country. It doesn't replace it, but it complements them. पेज नंबर 7 के ऊपर एक जो ड्रग मार्केट के अंदर आ रहा है, जिसको अभी रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। इनके बारे में आपने सुनना हो तो कल के आप न्यूज एनालिसिस के अंदर सुन सकते हैं। फेविपिराविर और फेविपिराविर को जो है इन्होंने एक्सेलरेटेड अप्रूवल जो है वो दिया है और इसको रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन इंडिया की कैटेगरी में रख के इसीलिए इसको इतनी जल्दी जो है वो अप्रूवल दे दिया गया। हालांकि इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं और ये ड्रग कितना इफेक्टिव है इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग इस ड्रग को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सेफ्टी पर्पसेस से नहीं यूज करेंगे। तो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि ग्लेनमार्क अभी भी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट कर रहा है और
ये ड्रग जो है ये जापानीज इंडस्ट्री में से पैदा हुआ और वहां के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने कहा कि ये ड्रग जो है ये इन्फ्लुएंजा के लिए जो है और वो बनाया गया, और उसके ऊपर एक वार्निंग थी जिसमें एम्ब्रियोटॉक्सिसिटी एंड टेराटोजेनिसिटी की बात की गई थी। टेराटोजेनिसिटी का मतलब होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जो है वो डिफेक्ट्स पैदा करने की क्षमता। तो इस ड्रग के ऊपर ये जो है दिक्कतें अभी भी हैं। तो इस ड्रग को आप ये नहीं मानिए कि ये एक एब्सोल्यूट मेडिसिन है और ये एक डिस्कवरी है कि इससे हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये ड्रग अभी भी आप डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर ही खरीदें, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप किसी को प्रिस्क्राइब मत करें। उसके बाद देन पेज नंबर 8 के ऊपर ओबीसी पैनल को एक्सटेंशन दी गई है। ओबीसी पैनल को जो एक्सटेंशन दी गई उसके पीछे जो कारण था वो ये था कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ओबीसी जो कैटेगरीज हैं वो अभी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण दिक्कतें हैं, और अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरीज, अलग अलग तरह की जो है वो स्पेलिंग का इस्तेमाल किया गया। तो इस सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड बनाने के लिए इस पैनल का जो है वो गठन किया गया था। अब इनको एक्सटेंशन दे दी गई है। ये पैनल जो है ये अक्टूबर 2017 में बनाया गया था। 12 वीक्स की इनको डेडलाइन दी गई थी, और दिस पैनल इज बीइंग हेडेड बाय हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस रिटायर्ड जी रोहिणी, और अब इनको 31 जनवरी 2021 तक जो है वो एक्सटेंशन दे दी गई है। मैंने आपको बताया कि हमारी लिस्ट के अंदर एनोमलीज हैं, और वो जो एनोमलीज हैं वो ये है कि बहुत सारी कम्युनिटीज को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस सारी एनोमली को दूर करने के लिए पैनल जो है वो बनाया गया था। तो ट्रिब्यून के अंदर पेज नंबर 10 के ऊपर पाकिस्तान इन FATF ग्रे लिस्ट, अभी भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा गया है। जहां तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात है, इस बॉडी का जो बर्थ है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस बॉडी का जो बर्थ है वो 1989 में G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव पर हुआ था। इस बॉडी का जो मेन मकसद है वो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस मनी का जो इस्तेमाल होता है उसको रोकना। इनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। मेंबरशिप इनकी 39 कंट्रीज की है, और इनका जो मेन मैंडेट है वो है कंट्रीज को रिकमेंडेशंस देना और कंट्रीज को ये बताना कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिहेवियर को नहीं सुधारते तो हम आपके साथ इकोनॉमिक टाइज को भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी है ये लिस्ट जारी करती है। जैसे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है, तो FATF ग्रे लिस्ट के अंदर अगर कोई कंट्री आती है तो हम कह सकते हैं इट इज ए हेवन फॉर टेरर, और वहां पर फंडिंग भी है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, और वहां पर टेररिस्ट को जो है वो पनाह भी मिल रही है। और लेकिन उस कंट्री के अंदर अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो उन कंट्रीज को जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है। जहां तक हम ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ये कह लीजिए कि सबसे सीवियर लिस्ट है, और इसके अंदर अभी 2 ही कंट्रीज हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिनके ऊपर इस बॉडी ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा रखी है एज फार एज फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड आर कंसर्न। तो अगर पाकिस्तान अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स को ठीक नहीं करता है तो हो सकता है आने वाले समय में हमको ये पता चले कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला गया। और वैसे भी जब कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर होती है तो जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे इन कंट्रीज की डिमांड्स को, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इन कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स को डाउनग्रेड करती जाएंगी, और इससे इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिक्कतें फ्यूचर में आ सकती हैं। तो पेज नंबर 10 के ऊपर ही यूनेस्को की एक ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2020 आई है जी, और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण दुनिया में एजुकेशन के ऊपर किस तरह का असर आ रहा है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्लियरली बताया गया है कि दुनिया में 40% लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ने अपने लर्नर्स को सपोर्ट नहीं किया है, और दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस।
तो सच एज द पुअर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड लर्नर विद डिसेबिलिटीज, ये ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस बार के कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। और ये भी बताया गया कि 91% ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वर आउट ऑफ स्कूल। एजुकेशन सिस्टम्स ने रिस्पॉन्ड किया डिस्टेंस लर्निंग सॉल्यूशंस के थ्रू। और पुअर कंट्रीज ने रेडियो और टेलीविजन लेसन्स, 55% ऑफ लो इनकम, 73% ऑफ लोअर मिडिल इनकम एंड 93% ऑफ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज अडेप्टेड फॉर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का भी चल रहा है। और इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की हम बात करें तो इंडिया हैज यूज्ड अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री सिस्टम, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर द एजुकेशनल कंटिन्यूटी। दिस इज व्हाट दिस रिपोर्ट हैज सेड। और चैलेंजेस में बताया गया कि गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी बट द डिजिटल डिवाइड लिमिट्स द अप्रोच, बिकॉज सब स्टूडेंट्स, सब टीचर्स के पास एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, स्किल नहीं है, वर्किंग कंडीशंस नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिजिटल डिवाइड की इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी मोबाइल फोन्स, इंटरनेट से दूर है, हालांकि सिचुएशन पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। तो ये रिपोर्ट जो है ये यूनेस्को ने पब्लिश की है। जहां तक यूनेस्को की बात बता दूं, इट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, यूनेस्को की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये यूनाइटेड नेशंस की। और ये कह लीजिए कि ये जो जब यूनाइटेड नेशंस का बर्थ हुआ 1945 में, उसी दौरान ये बॉडी जो है वो बन गई थी। हेडक्वार्टर इनका पेरिस, फ्रांस के अंदर है। और इनका जो काम है वो है एजुकेशन, साइंस, कल्चर की फील्ड्स के अंदर काम करना, लिटरेसी को बढ़ावा देना, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे टॉपिक्स के ऊपर ये संस्था काम करती है। पेज नंबर 13 के ऊपर OVL, ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि हमारी ओवरसीज एक्सप्लोरेशन ब्रांच है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ऑफ इंडिया की। इनको म्यांमार के अंदर श्वे जो प्रोजेक्ट है, श्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, उसके अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से अप्रूवल मिली है एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 909 करोड़। और इस प्रोजेक्ट के अंदर साउथ कोरिया, इंडिया और म्यांमार की कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं 2002 से। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक पॉजिटिव आउटफ्लो दे रहा है अब तक इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उसके बाद पेज नंबर 14 के लास्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत के इतिहास की महान त्रिमूर्ति का नाम लाल बाल पाल जरूर पता होना चाहिए आपको। लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल जो है वो बहुत बड़ा नाम। अगर आप कांग्रेस की इनिशियल फाउंडेशन पढ़ेंगे और एक्सट्रीमिज्म का दौर पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास में जिस तरह से हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं उसी तरह इन तीनों का नाम भी लिया जाना चाहिए, लिया जाता है। तो इनके लिए इनकी जो तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनकी जो है वो सेंटेनरी डेथ एनिवर्सरी की, तो उसको कमेमोरेट करते हुए एक एनजीओ है पुणे बेस्ड सरहद, उन्होंने लिटरेरी और कल्चरल प्रोग्राम्स का एक प्रोग्राम बनाया है। और इसमें वेस्ट बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको जोड़ा जाएगा। और भारत के इन तीन महान पुरुषों की अचीवमेंट्स के बारे में जो है वो लोगों को बताया जाएगा। तो this was from today's newspaper. I hope you will like the newspaper analysis. So if in case you people have got any questions, you can drop in comment box. I'll try to answer as quickly and as much as possible. Thanks a lot. Keep visiting our channel. Keep spreading it. Have a good day.